हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का स्टडी कर रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्टूडेंट तीन टॉपिक का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। रेट मेजर फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड थर्ड टॉपिक एरर्स एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोनोटॉनिक फंक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कि मोनोटॉनिक फंक्शन है क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। जब आप IIT के सिलेबस पर जाओगे तो इस मोनोटॉनिक फंक्शन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। जैसे मैपिंग का 1-1 मैपिंग का टेस्ट भी हम इससे करते हैं, मेनी वन मैपिंग का भी टेस्ट करते हैं स्टूडेंट। फिर फर्दर जब हम जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन की टेस्ट में भी इसका एप्लीकेशंस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलो और उसके बाद हम मैंने जब इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे स्टूडेंट तब वो बात करेंगे। हो सकता है हमारी बात को भी नहीं समझे आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट है। और जब हम मैक्सिमम मिनिमा का स्टडी करेंगे तो वहां भी आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का यूज होगा स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन इसका थियोरेटिकल स्टेटमेंट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टूडेंट कि मोनोटॉनिक फंक्शन है क्या। मोनोटॉनिक फंक्शन है क्या स्टूडेंट, सबसे पहला वर्ड ये हमें देखना है। अब स्टूडेंट, मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि मोनोटॉनिक फंक्शन को दो टाइप में बांटा गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सोच उनकी गलत है। मोनोटॉनिक फंक्शन का मीन्स ही होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम लिख रहे हैं ए फंक्शन f(x) is said to be monotonic function if it is either increasing or decreasing. It is either increasing or decreasing in its domain कर लेते हैं, in its domain। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। अब तो आप इसके डिफिनेशन से समझ गए होंगे इसमें कि इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसा कहने का भूल नहीं करेंगे कि मोनोटॉनिक फंक्शन को दो टाइप में बांटा गया है, या मोनोटॉनिक फंक्शन दो टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आप ऐसी भूल नहीं करेंगे। हम बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसा हम सुने हैं या बोलते भी हुए सुनते हैं उसमें। तो आप इसे मोनोटॉनिक मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों सेंस को आप समझे। अब देखिए स्टूडेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और आपको यह देखना होगा इंक्रीजिंग फंक्शन को हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो इंक्रीजिंग फंक्शन का बहुत सारे राइटरों ने अलग अलग नाम भी रखा है। ये जो इंक्रीजिंग की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये राइटरों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे राइटरों ने इसे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी लिखा है इसमें।
तो आप अभी इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन देखें। अब डिफिनेशन के लिए एक हम इंटरवल, उसके डोमेन में एक छोटा सा इंटरवल कुछ मान लेते हैं और उस इंटरवल के लिए हम फंक्शन को टेस्ट करेंगे स्टूडेंट। तो लेट ये आई मान लेते हैं, एक इंटरवल है, आई बी एन ओपन इंटरवल counting in the domain of a रियल वैल्यू या रियल वैल्यूड फंक्शन कर लो, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है इसमें। ये फंक्शन हमने लिया, ये फंक्शन है। अब यहां जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अब इस फंक्शन का आप स्टडी करें तो सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोई पॉइंट x1 है और ये कोई पॉइंट x2 है। ये पॉइंट है स्टूडेंट। यहां जो फंक्शन का वैल्यू है वो f(x1) है और f(x2) है। तो इस स्थिति में यदि हम इसे कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, यहां से इस पॉइंट पर कांस्टेंट ले रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में f(x1) और f(x2) तो इक्वल होगा। लेकिन अगर इस x2 को सपोज करो कि इस पॉइंट पर हम शिफ्ट कर दिए होते यहां, या आप एक अंदर पॉइंट आप x3 ले लो, तब ऐसी स्थिति में यदि आप यहां x3 लेते हो तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो कि ये हमारे पास ग्रेटर दैन हो जाएगा। तो दो स्थिति हो सकती है इसमें, दो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। या तो आपका जो फंक्शन है, चलो एस ऑन करो, अगर ये जो फंक्शन स्टूडेंट है, ये फंक्शन या तो f(x1) और f(x2) बराबर होंगे, और अगर x2 को आप x3 के पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हैं, तब ऐसी स्थिति में f(x2) जो है वो ग्रेटर देन f(x1) हो जाएगा। तो अगर इस एक छोटा सा इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल कंटेन द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसके छोटे से इंटरवल की बात कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि ग्राफ -∞ से +∞ तक टेंड कर रहा हो, मतलब रेंज इसके जो है पूरे -∞ से +∞ हो। हम एक छोटा सा इंटरवल का लेकर पार्ट, उसका एक ग्राफ का पार्ट का स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए फंक्शन f(x) is said to be the increasing function. A function f(x) is said to be increasing function if, अब यही कंडीशन ले लेते हैं, ये x1 और x2 जो है आप उसे कह ले, चूंकि ये i को हम इंटरवल मान चुके हैं, तो x1 और x2 उसके i इंटरवल से बिलोंग करेगा स्टूडेंट। तो कंडीशन क्या होगा कि x1 या आप x2 ले लो, x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, और रिजल्ट के रूप में f(x2) जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f(x1) हो जाए, जहां की स्टूडेंट x1 और x2 उसके इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। ये i जो है वो बिलोंग्स टू डोमेन है। अब x1 और x2 इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, इसका अर्थ है स्टूडेंट कि उसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है।
तो ये आप इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन आप याद रखें। x1 ग्रेटर देन x2, यहां देख रहे हो कि जैसे जैसे आप x को राइट साइड लेकर जाओगे तो x बढ़ेगा स्टूडेंट, तो x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है। रिजल्ट के रूप में क्या हुआ कि अगर इस कांस्टेंट के कंडीशन पर रखते हो तो fx1 और fx2 बराबर होगा, लेकिन x2 x3 के पोजीशन पर शिफ्ट करेगा, तब ऐसी स्थिति में जो fx2 होगा वो ग्रेटर देन fx1 होगा। इसके दोनों कंडीशन को एक साथ ही कंबाइंड करके हम डिफिनेशन में लिख दिए। सेकेंड आप स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद आप ऐसा समझ लो कि इसको हम कर लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? ये हमने बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, और दूसरा कंडीशन हम ले रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। अब ये भी इंटरवल का केस सेम रहेगा स्टूडेंट। लेट आई बी द ओपन इंटरवल कॉन्टेन द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये कंडीशन सेम है इसमें भी। अब लिखेंगे नहीं, हम इस कंडीशन को इसके लिए भी ले रहे हैं, या चलो एक बार और लिख देते हैं। लेट आई बी एन ओपन इंटरवल contain in the domain of a real valued function, अब देखो स्टूडेंट क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, ये फंक्शन हमने लिया, ये फंक्शन हमारे पास है। आप कहीं भी अब इसमें आप x1 और x2 को आप किसी पोजीशन पर रख लें, ये रहा। अब आप यहां x1 और x2 को आप किसी पोजीशन पर रख लें, fx2 fx1 के इक्वल नहीं होगा इस कंडीशन में, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। माने fx2 ऑलवेज ग्रेटर देन fx1 हो जाए फ्रेंड, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। मतलब दोनों में अंतर समझ में आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट कि इसमें इक्वल्स टू हो रहा था, और यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट कि यहां ऑलवेज आपका ग्रेटर देन है। तो यहां डिफिनेशन लिखेंगे तो ए फंक्शन fx इज said to be a strictly increasing function if, अब कंडीशन लगाओ, क्या कंडीशन है? पहला तो कंडीशन है इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, इंप्लाइज कर दीजिए fx2 ग्रेटर देन fx1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल, बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन को स्टूडेंट हम लोग का कंडीशन है या डिफिनेशन आप उसे कहें कि x2 जो है x1 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन fx2 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx1 होगा। जबकि यहां जो स्टूडेंट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में fx1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन आप x1 लेते हैं, तो fx2 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन fx1 हो जाए, तब इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये रही बात। अब देखिए एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। यहां क्या बताना चाहते हैं? आप तो डिफिनेशन लिख लिए होंगे,
इसमें स्टूडेंट यहां हम एक छोटा सा स्पेस बनाते हैं और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे राइटरों ने ऐसे यहां से एक्सप्लेन किया है कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है स्टूडेंट दो हिस्सा में उन्होंने बांटा। एक कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा स्टूडेंट, और दूसरा उन्होंने कहा कि चलिए थोड़ा जगह बढ़ाना पड़ेगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये ऐसा स्टेटमेंट आया। अब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आप डिफिनेशन समझ रहे हैं। अब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है स्टूडेंट कि ये ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगा। नॉन डिक्रीजिंग है मतलब डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, मतलब कि कंटिन्यूअस इंक्रीज भी नहीं करेगा और कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, इसलिए नॉन डिक्रीजिंग है। तब तो आप समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे राइटरों ने जो यहां हमने इंक्रीजिंग फंक्शन बताया उसी को डिफाइन किया नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में स्टूडेंट, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप स्टूडेंट। मतलब यहां जो कंडीशन दिया गया वो ये कंडीशन दिया गया कि x2 ग्रेटर देन fx1 लेते हो तो इंप्लाइज कर देते हैं fx2 ग्रेटर देन fx1 होगा, जबकि नॉन डिक्रीजिंग के केस पर x2 ग्रेटर देन fx1 लोगे तो fx2 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू fx1 हो जाएगा, fx1 हो जाएगा। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और लेने दीजिएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ये fx1 है, fx1 ले लेंगे। तो अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट कि राइटरों ने क्या लिखा है। आप इंक्रीजिंग को ही, जो हमने यहां इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन किया, उसे आप नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन समझेंगे स्टूडेंट। बहुत सारे ने इसे नॉन डिक्रीजिंग को ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहा, इसको इंक्रीजिंग कहा। तो बस नेमिंग है, नाम को अलग अलग किया गया, लेकिन मैं पूरी बात बताया स्टूडेंट कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का ये कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ये कंडीशन स्टूडेंट है। मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे राइटरों ने यहां तक दिखाया कि इंक्रीजिंग फंक्शन दो टाइप के होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। कंडीशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को तो डिफाइन ही कर रखे हैं और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन को ही नॉन डिक्रीजिंग कहा गया, इसलिए यहां से ये कंडीशन रखा गया स्टूडेंट। तो बस नेमिंग का अंतर है स्टूडेंट। अब हम आते हैं इसके डिक्रीजिंग फंक्शन में कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन आप इंटरवल आप ले लें, एक इंटरवल आप ले लें, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। दोनों के लिए आप ले लें, बोर्ड को हाफ हाफ हिस्सा में कर लें। कंटेंट in the domain of real valued function, ये रहा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन को देखिए,
ये फंक्शन हमने लिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स की बात कर रहे हैं। फिर आप इसकी एनालिसिस करें, ये x1 है और ये आपका x2 है, यहां से fx1 हो गया और ये आपका fx2 हो गया स्टूडेंट। अब फिर आपके पास ये ग्रेटर देन है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप इसे कांस्टेंट फंक्शन हम ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों इक्वल है। लेकिन जैसे ही आप x2 को आप इस पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे या x1 को आप थोड़ा आगे शिफ्ट कर ले ऐसे, तब ऐसी स्थिति में fx1 जो है वो ग्रेटर देन होने लगेगा, जस्ट अपोजिट। तो क्या आप डिफिनेशन लिखोगे? आप डिफिनेशन लिखोगे कि ए फंक्शन fx is said to be decreasing function। डिक्रीजिंग फंक्शन आप इंटरवल नहीं लिखे थे, आप लिख सकते हो इन इंटरवल आई, ऐसा लिख सकते हो। इफ, अब देखो कंडीशन लगाए, क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि यहां x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 से है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये fx1 इस पॉइंट पर आ जाए तो रिजल्ट हो जाएगा fx2 जो है स्टूडेंट वो लेस देन एंड इक्वल्स टू fx1 होगा, जहां कि आपके पास में x1 और x2 इंटरवल से बिलोंग करेगा। और इस सिचुएशन में x1 को अगर इस पॉइंट पर लाते हो तो fx1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब इसका जो इनइक्वालिटीज का जो नेचर है वो चेंज कर जाएगा, जबकि इंक्रीजिंग में चेंज नहीं करता था। यहां ये स्टूडेंट इसका नेचर चेंज कर जाएगा, माने जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि fx का वैल्यू या तो इक्वल होगा या तो स्टूडेंट कमना शुरू हो जाएगा, लेस देन होना शुरू हो जाएगा। तब उस फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब सेकेंड में स्टूडेंट इसका ये तो डिफिनेशन नंबर आप इसे थर्ड मान लो, और फोर्थ में आ जाओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं, ऐसा बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, अब यहां क्या होगा, वो फिर इंटरवल वही है जो हमने कंडीशन लिया, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल contained in the domain of real function। अब स्टूडेंट यहां फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस प्रकार से स्टूडेंट आपका फंक्शन में कंटिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है। y इक्वल टू fx है। अब आप एनालिसिस करिए, यहां ये x1 है और ये x2 है, यहां हमारे पास fx1 हुआ और ये हमारे पास fx2 हो गया। कंडीशन देख रहे हैं ना कि x2 जो है x1 से ग्रेटर देन है, लेकिन fx1 जो है स्टूडेंट वो ग्रेटर देन ऑलवेज होगा fx2 से। इस सिचुएशन में इक्वल टू का भी कंडीशन था, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इक्वल टू कहीं नहीं होगा स्टूडेंट, ऑलवेज डिक्रीज करेगा। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे? लिखोगे कि ए फंक्शन fx is said to be a strictly decreasing
decreasing function in interval I if, और तब कंडीशन हो जाएगा x2 ग्रेटर देन x1 और रिजल्ट हो गया स्टूडेंट fx2 जो है वो ऑलवेज लेस देन fx1 होगा, जहां के x1 और x2 I से बिलोंग करेगा। यहां क्या है कि जैसे जैसे आप x के वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टूडेंट fx का जो वैल्यू होगा, फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो कमना शुरू हो जाएगा। मतलब यहां कंडीशन था कि fx2 लेस देन इक्वल टू fx1 होता था, जबकि यहां कंडीशन है कि fx2 जो है लेस देन fx1 है। अब फिर हम बात वही करेंगे कि बहुत सारे राइटरों ने फिर यहां क्या किया, इसको डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। बहुत सारे राइटरों ने इसे फिर यहां से डिक्रीजिंग जो फंक्शन हम लिखे, इस डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टूडेंट दो हिस्से में बांट ऐसे लिखते हैं। चलो थोड़ा स्पेस बच जाएगा। एक पहला लिखा, क्या लिखा फंक्शन को, पहला लिखा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन यहां दिए हुए हैं, यहां हो गया fx, चलिए पूरा लिखिएगा ना, x2 ग्रेटर देन x1 और रिजल्ट हो गया fx2 लेस देन fx1। ये और दूसरा उन्होंने लिखा कि नॉन इंक्रीजिंग, क्या लिखा, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इतनी बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप कहीं कंफ्यूजन में नहीं आए, नाम देखकर कंफ्यूज नहीं हो। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन जो हम डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी को नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहा। क्या कहा, नॉन डिक्रीजिंग। मतलब यहां जो है x2 ग्रेटर देन x1 लीजिए और रिजल्ट हो गया fx2 लेस देन इक्वल टू fx1। ऐसे मतलब यहां जो हम इंक्रीजिंग फंक्शन लिख रहे हैं ना, उसी को नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में स्टूडेंट बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, या आप इसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं। ऐसा भी उन्होंने बहुत सारे राइटरों ने लिखा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये रहा। अब आप तो समझ गए होंगे डिफिनेशन को। हमने कहा डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, एक पूरा एक उसके डोमेन से एक इंटरवल ले लिया स्ट्रिंग, उसमें दो डाटा लिए x1 और x2। x1 और x2 पर यहां हम दिखा रहे हैं कि fx1 और fx2 बराबर है। लेकिन अगर x1 इस लाइन पर शिफ्ट कर जाए, मान लो कि यहां चला जाए, x1 डैश पर शिफ्ट कर जाए, तो यहां जो शिफ्ट करेगा स्टूडेंट वो वैल्यू इससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब या तो सिचुएशन होगा कि ये x2 से fx1 की वैल्यू बराबर होगा, और कुछ हिस्से ऐसे आएंगे जिसमें कि दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो कंडीशन ये है कि x2 ग्रेटर देन x1 हो जाए, रिजल्ट में fx2 लेस देन इक्वल टू fx1 हो जाए स्टूडेंट, तब उस फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन x2 ग्रेटर देन आपका x1 हो जाए, मतलब इसमें फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअस डिक्रीज कर रहा है स्टूडेंट, जबकि इसमें क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो आपका जब डिक्रीज करेगा स्टूडेंट, तो आपका x2 ग्रेटर देन x1 लेने के बाद कंडीशन fx2 लेस देन एंड इक्वल टू fx1 हो जाए स्टूडेंट, तब उसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। बहुत सारे राइटरों ने डिक्रीजिंग फंक्शन को दो पार्ट में बांटा है, उसको लिखा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और नॉन इंक्रीजिंग है। तो जो हम डेफिनेशन जो डिक्रीजिंग का लिख रहे हैं स्टूडेंट, उसी को बहुत सारे राइटरों ने नॉन इंक्रीजिंग लिखा है। जैसे कि आपको जैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन में बताए थे, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट। तो यहां जो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कंडीशन है, वही कंडीशन आपका नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिएगा, अगर कहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये कंडीशन रख लेना है,
अगर कहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो फंक्शन ये रह जाएगा स्टूडेंट। तो आपको नाम जो है बहुत सारे राइटरों ने इधर उधर लिखा है, इसमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और तब आप अपनी थ्योरीज की शुरुआत करेंगे। तो ये स्टूडेंट हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन हो गया स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की डिफिनेशन के बाद ये हम लोगों को स्टडी करना है। एट ए पॉइंट की बात करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का स्टडी करना होगा और उसके डिफिनेशन को स्टूडेंट जानना होगा, उसके डिफिनेशन को जानना होगा। अब हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट पर। जैसे हमने एक इंटरवल का स्टडी किया, स्टूडेंट, उसी प्रकार से एक पॉइंट आप मान लो कि ए पॉइंट के लिए आप स्टडी करो, ए पॉइंट के लिए आप स्टडी। तो इंक्रीजिंग ठीक नहीं है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। तो सबसे पहला शुरुआत करेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन से। पहले आप देखो, बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत अनिवार्य है और उसमें भी स्टूडेंट 12th का एक पार्ट होता है जिसमें दो फंक्शन का कंपेयर करते हैं कि दोनों फंक्शन कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको कंपैरिजन ऑफ फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है उस टॉपिक से। यदि आप इसके डिफिनेशन को नहीं समझते हैं तब ऐसी स्थिति में वहां आपका क्वेश्चन बनाना बहुत ही टफ हो जाएगा स्टूडेंट। चूंकि एनसीईआरटी में एक साइड क्वेश्चन दिया हुआ है या दो दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, उस टॉपिक को बस रटने का काम कर लेते हैं। आप यहां सीखें तभी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं और इसलिए आपका जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन और एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हम यहां स्टूडेंट एट पॉइंट ले लेते हैं ए। तो स्टूडेंट इसका अब हम डिफिनेशन देखते हैं। जैसे इंटरवल के लिए डिफाइन किए उसी प्रकार से एक पॉइंट के लिए भी डिफाइन करेंगे। ए फंक्शन f is said to be increasing function at x equal to a if there exists h greater than 0 such that for all, नीचे कंडीशन लिखते हैं, x1 x2 belongs to a minus h, ओपन इंटरवल ले रहे हैं, बहुत छोटा इंटरवल है, a minus h to a plus h, और x2 greater than x1 implies fx2 greater than equals to fx1। ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी डिफाइन करें, वही फिगर है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास में एक स्मॉल इंटरवल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एट ए पॉइंट ए का बात आप कर रहे हैं। तो एट ए पॉइंट ए जब है तो उसके नेबरहुड में चले जाते हैं। जैसे मान लो कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन।
आप सपोज करो कि आप इस पॉइंट की स्टडी कर रहे हो, तो आप इसके नेबरहुड में चले जाए। ये ए है, तो ये ए माइनस एच हो गया, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस एच हो गया। ऐसा हो गया। अब इसके नेबरहुड में, मतलब यहां ये जो पॉइंट लेना है x1 और x2 स्टूडेंट, इसी इंटरवल के बीच लेना है। आइए आपका लिखे हैं इसी इंटरवल। अभी आप क्या था कि एक बड़े इंटरवल में ले रहे थे, अब क्या है कि एट ए पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं, तो एट ए पॉइंट के लिए हमने एक नेबरहुड उसका बनाया और उसमें उसका जाकर स्टडी किया स्टूडेंट। और अगर ऐसे जैसे इंक्रीजिंग कहेंगे तो इक्वल टू अगर दे देगा, तो आप कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है, उस पॉइंट पर जो फंक्शन है स्टूडेंट, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इसके सेकेंड डिफिनेशन को देखिए। सेकेंड डिफिनेशन आप उसी प्रकार से डिफाइन करेंगे, अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू ए को, एट x इक्वल टू ए को क्या डिफिनेशन हो जाएगा फंक्शन का। ठीक उसी प्रकार से फिर आप एक इंटरवल के लिए लेंगे, फिर आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे स्टूडेंट। तो ए फंक्शन f is said to be a strictly increasing at x equal to a if, अब ऐसे काम चलेगा, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट h ग्रेटर देन 0 such that ऊपर लैंग्वेज लिखा होगा, such that for all x1 x2 belongs to a minus h to a plus h, ओपन इंटरवल। ऐसे कॉमा कर लेते हैं आप। x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाइज में fx2 ऑलवेज ग्रेटर देन fx। अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट, तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इसमें एक स्मॉल इंटरवल के लिए लिया, तो आप भी इसमें एक स्मॉल इंटरवल के लिए ले, मतलब ये पॉइंट पर ले रहे हो तो उसके नेबरहुड में 2 पॉइंट लेना है, कोई भी नेबरहुड में 2 पॉइंट लेना है। जैसे आपने क्या किया कि इसका नेबरहुड बना, तो आपने यहां मान लो और यहां आपने x1 और x2 आपका लिया स्ट्रिंग, और उस पर आपने इसको टेस्ट किया, तब आपके पास में ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। वैसे ही आपको एक नेबरहुड में लेकर टेस्ट करना होगा। थर्ड में आ जाइए, इंक्रीजिंग के बाद आप डिक्रीजिंग में आ जाइए। डिक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू a, a function f is said to be decreasing function at x equal to a if there exists h greater than 0 such that for all x2 belongs to open interval a minus h to a plus h, x2 greater than x1 implies fx2 होगा fx2 less than equals to fx1। अगर ये कंडीशन हो जाए, नेचर बदल जाएगा स्टूडेंट, तब हम उसे डिक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू a कहेंगे। फिगर के द्वारा हम पहले ही एनालिटिकल बता चुके हैं स्टूडेंट, हम सिर्फ डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। आप इस छोटे से इंटरवल में
एक पॉइंट के लिए टेस्ट करना है तो ए के नेबरहुड में जाएंगे, वहां से 2 पॉइंट आप लेंगे स्टूडेंट, उस दोनों पॉइंट पर आप उसका टेस्ट करेंगे। अगर fx2 जो है, x2 यहां जो है ग्रेटर देन x1 देते हैं और रिजल्ट में आपका fx2 जो है लेस देन इक्वल टू आपका स्टूडेंट आ जाता है, लेस देन इक्वल टू आपका fx1 आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। सिर्फ बातें हैं, हम वहां चूंकि यहां बॉन्डेड नहीं था, यहां नेबरहुड में लेना है, वहां बॉन्डेड नहीं था स्टूडेंट, इसलिए आपका जब इंक्रीजिंग कहेंगे तो नेचर नहीं बदलेगा, इक्वल टू आ जाएगा। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे तब क्या होगा, सिर्फ आपका नेचर नहीं बदलेगा स्टूडेंट। जब आपका क्या करेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे तो इनइक्वालिटीज का नेचर बदल जाएगा, और डिक्रीजिंग है तो इक्वल टू लगा देना। यह भी याद रखना कि डिक्रीजिंग को ही नॉन इंक्रीजिंग कहेंगे, और जहां इंक्रीजिंग लिख रहे हैं तब ऐसी स्थिति में उसको स्टूडेंट नॉन डिक्रीजिंग भी कहेंगे, जो पहले बता चुके हैं। नंबर 4 में आ जाइए, नंबर 4 में आ जाइए। अब यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो उसका भी डिफिनेशन वही हो जाएगा स्टूडेंट कि आप यच एक ग्रेटर देन 0 लेना उसके नेबरहुड से, और एक आप ओपन इंटरवल बनाना, उस ओपन इंटरवल से 2 पॉइंट लेना और इसका चेक कर लेना कि क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन लिखोगे कि ए फंक्शन f इज said to be a strictly increasing, strictly decreasing पढ़ रहे थे हम लोग, a strictly decreasing function at x equal to a if there exists h greater than 0 such that for all x1 x2 belongs to open interval a minus h2 a plus x2 decreasing है greater than x1 implies x2 is less than fx1। ये हमारे पास स्टूडेंट डिफिनेशन हुआ। इंक्रीजिंग नेचर नहीं बदलेगा, याद रखिए, इंक्रीजिंग होगा तो इक्वल टू भी आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटीज का नेचर जैसे जैसे आपने डोमेन को बढ़ाएगा वैसे वैसे आपका जो है रेंज भी बढ़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट, और नेचर में इक्वल टू भी नहीं आएगा। और डिक्रीजिंग जब कहेंगे स्टूडेंट तो जैसे जैसे आपका डोमेन इंक्रीज करेगा तो रेंज आपका घटेगा स्टूडेंट, या तो इक्वल टू रह जाएगा। लेकिन जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे तब क्या होगा कि डोमेन आपका x2 x1 से बड़ा है, माने फंक्शन का डोमेन जैसे जैसे बढ़ाओगे स्टूडेंट वैसे वैसे फंक्शन का जो रेंज होगा, माने फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपका कमते चला जाएगा, तब उसको हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। याद रखिए, ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का एक कंप्लीट डिफिनेशन हुआ। अब इस डिफिनेशन के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे स्टूडेंट कि यहां जो हम टेस्ट बता रहे हैं, ये आप ऐसा समझ लो कि आपके पास जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट से भी आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं। ये टेस्ट से भी आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालते हैं स्टूडेंट, और कंपैरिजन ऑफ फंक्शन जब करेंगे तब उस वक्त इसी टेस्ट का हम स्टूडेंट यूज करेंगे, और इसी टेस्ट के द्वारा हम वहां कंपैरिजन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए ये टेस्ट आपको याद होना चाहिए, टेस्ट आपको याद होना चाहिए कि इसी का टेस्ट हम यूज करने वाले हैं आगे। तो ये बातें तो याद रखनी है। अब बात ये हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, टॉपिक हमारे पास क्या था, जरा टॉपिक पर चले जाओ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हमें यह जानना है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव माने डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करके हम इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इस बात की बात करते हैं। चलिए, तो अब आगे आते हैं टेस्ट पर। हम आते हैं इसका टेस्ट क्या है। अब स्टूडेंट फिर से हम शुरू करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट
अब सबसे पहली बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। अब देखो स्टूडेंट, इस फंक्शन का जो टेस्ट है, डेरिवेटिव टेस्ट, वो हम स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं। एक टॉपिक और भी है, लैग्रेंज थ्योरम्स, जो हम आपको बताए नहीं है। उस लैग्रेंज थ्योरम से भी हम इसे स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं, और डेरिवेटिव के फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसके टेस्ट का एनालिटिकल स्टडी जो हम लोग करेंगे, इसका टेस्ट का, तो हम 3 टाइप से आपके स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट होगा। अब एक एक करके देखिए। थ्योरम्स वाली बात हम बाद में करेंगे इसमें, अभी हम डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं और स्लोप के यूज से कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सपोज करो कि ये ए पॉइंट है और ये तुम्हारे पास ए प्लस एच है, यफ ए हो गया और यफ ए प्लस एच हो गया स्टूडेंट। यहां तुम देख ले हो ना कि ए प्लस एच डिफिनेशन का था, हमने कहा है ए प्लस एच ग्रेटर देन ए होगा, मतलब एच ग्रेटर देन क्या हो गया 0। और साथ में चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ए प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, एफ ए होगा। तो यहां से रिजल्ट आ गया कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0 हो गया स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब आप जो डेरिवेटिव लगाते हो, डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला होता है कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए के लिए ले रहे हो ना, तो ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच। अब देखो फाइनल क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जो है पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव आ गया स्टूडेंट, और एच भी पॉजिटिव है, माने फाइनल पॉजिटिव आ गया। इसका अर्थ है कि डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। यही हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का टेस्ट है। अब क्या कर सकते हो, दूसरे टेस्ट की बात करें तो दूसरा, इसको स्लोप से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। आप क्या करो, अभी इसे ही देखो, अगले लेक्चर्स में मैं इसका थ्योरम से भी इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाऊंगा और साथ में स्लोप से भी स्टूडेंट प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी चारों टेस्ट आप डेरिवेटिव से आप देख लो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बाद आ जाओ, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, या उसे आप नॉन डिक्रीजिंग भी कर सकते हो। इसका अभी हम ग्राफ बताए थे आपको, ये लिया, ये कहीं कांस्टेंट भी हो जाता है इस प्रकार से। ये पॉइंट आपके पास में ए है, यहां तक तो आप ए प्लस एच लोगे तो स्टूडेंट इक्वल होगा। जैसे ही इसके बाद बढ़ोगे तो ये बड़ा भी होने लगेगा। तो यहां से कंडीशन क्या हो गया, पहला कंडीशन ए प्लस एच ग्रेटर देन ए है, तो एच ग्रेटर देन 0 हो गया, पहला कंडीशन उसमें। दूसरा कंडीशन एफ ए प्लस एच ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए है। अगर यहां से आप जैसे ही शिफ्ट करोगे एफ ए प्लस एच बढ़ना शुरू होगा और एफ ए घटना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसलिए, और इस स्थिति में आपका इक्वल टू होगा, तो यहां से आपका आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लेस देन इक्वल टू 0। अब आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओ यहां, तो डेरिवेटिव इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच। क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगा, और एच तो पॉजिटिव है, और या तो स्टूडेंट अगर 0 लेते हो तो 0 बाई पॉजिटिव होगा, माने फाइनल या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। इसका अर्थ है कि डेरिवेटिव स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
अब ध्यान रखेंगे, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तब आपका ऐसी स्थिति में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा स्टूडेंट तब ऐसी स्थिति में उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम आ जाते हैं इसके डिक्रीजिंग फंक्शन पर। अब स्टूडेंट इसके डिक्रीजिंग फंक्शन पर हम आ जाते हैं। टेस्ट पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए यहां से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इस फंक्शन में क्या होगा इसमें कि ये जो फंक्शन है वो इस प्रकार से कंटिन्यूअस घट रहा है, यक्स हो गया ऑरिजिन और वाई, ये x1 मत लो, डेरिवेटिव से करना है तो a ले लो, क्योंकि फॉर्मूला रखने में आसान होगा, a प्लस एच ले लो, या x लिख लो और x प्लस एच रख लो, ये एफ ए हो गया और ये एफ ए प्लस एच हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स। क्या आ गया तुम्हारे पास, देखो तो यहां से फिर a प्लस एच ग्रेटर देन a लोगे तो एच ग्रेटर देन 0, और साथ में एफ ए प्लस एच जो है वो लेस देन एफ ए है, तो रिजल्ट हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लेस देन क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया। डेरिवेटिव लिखोगे, हालांकि यक्स लिख रहे हैं तो यक्स में लिखना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए अभी क्या करते हैं, एक पॉइंट के लिए निकाल रहे हो तुम, एक पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, तो यहां डेरिवेटिव ऑफ ए है तो हमको यक्स ही लेके चल रहे हैं। आप इसे यक्स प्लस एच लिख लो, नहीं आता समझ में आएगा तो ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइडेड बाई एच रख लो। अब यहां से ये निगेटिव है और ये डिवाइडेड बाई पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव बाई पॉजिटिव हो गया, माने फाइनल निगेटिव आ गया। तो यहां से जो डेरिवेटिव है वो फाइनल हमारे पास लेस देन 0 आ जाएगा। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है तब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लास्ट है स्टूडेंट हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन, लास्ट। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है स्टूडेंट, फिर आप इसको कंपेयर कर लीजिए। ये फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप यहां से a रख लो, यहां a प्लस एच रखो, ये एफ ए हो गया और एफ ए प्लस एच हो गया, तो a प्लस एच ग्रेटर देन a है तो एच ग्रेटर देन 0 हो गया। नेक्स्ट देखो, एफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ए है, तो अच्छा इक्वल्स टू भी है, ए प्लस एच यहां से कमेगा स्टूडेंट, चलो कमेगा, लेस देन इक्वल्स टू है एफ ए, तो यहां से आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब आप डेरिवेटिव में चलो, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये निगेटिव भी है और 0 भी है स्टूडेंट, तो 0 बाई एच चूंकि पॉजिटिव है और यहां से आप निगेटिव बाई पॉजिटिव कर लेते हो तो फाइनल 0 होगा या फिर निगेटिव होगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 होगा। माने जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा स्टूडेंट तब उसका डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। ये हम सिंपल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है या डेरिवेटिव का जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन का प्रयोग करके हम इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव टेस्ट निकाले हैं। अगले लेक्चर्स में हम इस पर एक थ्योरम्स भी है कि आप माने लैग्रेंज थ्योरम्स के द्वारा आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, इसे प्रूफ करते हैं कि किस कंडीशन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस कंडीशन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अगले लेक्चर्स में उसके थ्योरम्स को देखेंगे, हालांकि टेस्ट तो हमने चारों कर ही दिया है, और
ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि स्लोप के द्वारा इस टेस्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे, स्लोप के कॉन्सेप्ट के द्वारा उस टेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे स्टूडेंट। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है उसका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा और साथ में इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। इतना सीखने के बाद हम लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो एक लेक्चर्स और भी इसके बाद थ्योरम्स का होगा और तब उसके बाद का जो लेक्चर्स होगा स्टूडेंट वो प्रॉब्लम का होगा। इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।